नमस्कार, मैं प्रभास द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुपुर का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेट सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जो ऐतिहासिक एन तन मन मक्कल पदयात्रा आज पूरी हुई, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। दो 2024 में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का, नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेंट सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जो ऐतिहासिक एन मक्कल पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। जो लोग दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, वो जरा आकर के देख ले, तमिलनाडु हिंदुस्तान का भाग्य बनाने वाला ये राज्य आज आपकी आंखों के सामने है। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर और बात करते हैं झारखंड सरकार के बजट की। तो झारखंड सरकार ने प्रदेश का बजट पेश किया। वहीं बजट पेश करने के बाद झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि बजट झारखंड के हित में है, सभी वर्गों के हित में है। इस बजट से झारखंड का विकास होगा। विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। देखिए, आज जो बजट है ना, बहुत झारखंड के हित में है, झारखंडियों के हित में है, यहाँ के सभी वर्ग के लिए हित में है। इसीलिए इस बजट से झारखंड प्रदेश आगे की विकास होगा। विपक्ष तो कह रहा है कि छलावा है, बाबूलाल जी करें धोखा है, कॉपी पेस्ट है। देखिए, उन लोग का बस मुद्दा ही नहीं है। आज कुछ बचा है क्या? वो उसका बात कोई है? वो लोग का बस सोचे नहीं है। तोता जैसा रट के रखता है, बस वही एक तो तत के रखा है। चलिए। अच्छा, अपने बजट को आप किस रूप में खुद देखते हैं और क्या कहेंगे राज्य की जनता को? राज्य की जनता, इसी में हमने सभी वर्ग, सभी समुदाय के हित में है बजट, सभी वर्ग के लिए हित में है बजट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक के लिए गए फैसलों पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि सिंचाई के क्षेत्र में कई योजनाओं की स्वीकृति मिली है। राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृद्ध सिंचाई परियोजना की लागत 4,666 करोड़ है। परियोजनाओं से 1,95,495 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। इस परियोजना का रिवाइज एस्टीमेट को स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और उस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिंचाई को हम सब ये मानते हैं कि ये वास्तविक विकास होता है। धरती से दौलत पैदा होने का मार्ग प्रशस्त होता है, उससे गरीबी बेरोजगारी दूर होती है। तो सिंचाई के क्षेत्र में कई योजनाओं की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल
में दी गई है, जिसमें राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की लागत 4,666 करोड़ रुपए, जिससे 1,51,495 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। इसका जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, आज उसको स्वीकृति दी गई है। वहीं सीधी, रीवा और मऊगंज जिला और सिंगरौली जिले में लगभग 1,20,000 हेक्टेयर 1,20,000 हेक्टेयर पे सिंचाई का रकबा बढ़ सके, क्षेत्रफल बढ़ सके, इसके लिए 4,167 करोड़ रुपए की मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। एक बहुत बड़ी निर्णय आज हुआ है, जिसमें 663 गांवों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और वो 4 जिलों को कवर करेगी, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली। एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। सिवनी और बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना के नहरों के विस्तारीकरण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण प्रस्ताव की स्वीकृति हुई है 332 करोड़ रुपए, और इसमें 11,450 हेक्टेयर अतिरिक्त एरिया में सिंचाई का लाभ सिवनी और बालाघाट जिले के किसानों को मिलेगा। बाण सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो रीवा और सीधी को कवर करती है, इसमें बहुती नहर को भारत सरकार की मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क, जिसमें 60% केंद्र राशि देता है और 40% राज्य सरकार देता है। इसमें 1,146 करोड़ रुपए की मतलब जो इरिगेशन की मूल योजना थी, उसको परिवर्तित करके माइक्रो इरिगेशन में कन्वर्ट किया गया है। उसमें सिंचाई एक बड़े एरिया में सिंचाई इससे संभव हो सकेगी। कमांड एरिया बढ़ गया, जो पहले बहुती में 60,000 हेक्टेयर था, वो बढ़ के 80,000 हेक्टेयर हो जाएगा। तो 20,000 हेक्टेयर इस कन्वर्जन के कारण अतिरिक्त सिंचाई संभव हो सकेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और पहुंचते हैं हमारा धाकड़ हरियाणा। हरियाणा के INLD प्रमुख नफे सिंह राठी की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया के सवालों पर कहा कि यह बहुत दुखद घटना हुई है। जैसे कि इसकी जानकारी मिली, तुरंत DGP झज्जर, SP, STF चीफ से बात की। हालांकि हमारी पुलिस सक्षम है, लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने इस केस को CBI को सौंपा है। दोषी कोई भी हो, उसे सजा सख्त से सख्त दे जाएगी। ये बहुत दुखद घटना हुई है। वो पूर्व विधायक थे, वो मेरे साथ भी 1996 और 2000 में विधायक रहे। जैसे ही इसकी मुझे जानकारी मिली, मैंने तुरंत पुलिस के अधिकारियों से बात की, मैंने DGP से बात की, मैंने SP से, झज्जर के SP से बात की, मैंने STF चीफ से बात करी, और मैंने सबको कहा कि तुरंत सबको लगाइए और पकड़े इनको, जो भी लोग हैं। लेकिन फिर भी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, हालांकि मेरी पुलिस सक्षम है, मेरी पुलिस STF ने बड़े बड़े केस रिजोल्व किए हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने इसको CBI को दिया। देखिए, कोई भी हो, क्राइम में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो CBI को हमने दे दिया, CBI दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को आएगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मुरैना पहुंचे और सभा स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मुरैना के युवा, किसान और जन जन में राहुल गांधी के आगमन को लेकर अपार उत्साह है। साथ ही जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर जमकर निशाना साधा।
भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आई थी। विधानसभा के चुनाव के पहले अभूतपूर्व और अकल्पनीय स्वागत सरकार और सहयोग मिला था मध्य प्रदेश के परिवार ने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 न्याय की नीड को, आवश्यकता को समझते हुए राहुल गांधी जी चंबल की माटी मुरैना में आ रहे हैं। 2 तारीख को वो यहाँ पर प्रवेश करेंगे और लगभग 6 तारीख को रतलाम से मध्य प्रदेश के वो राजस्थान में फिर से प्रवेश करेंगे। यहाँ स्टेडियम में मुरैना में उनका ध्वज आदान प्रदान होता है, बदलाव होता है, एक दूसरे को जिम्मेवारी दी जाती है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश एक भव्य आयोजन होगा। मुरैना में वो अपनी बात कहेंगे, फिर यहाँ से बात करेंगे। मैं मानता हूँ कि अभूतपूर्व और अद्भुत उत्साह है लोगों में। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। वो वादे याद दिला रही मोदी गारंटियां, जिसमें उन्होंने 2014 में 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, या किसानों की इनकम डबल की बात की थी, या महंगाई समाप्त करने की बात की थी, या अलग अलग देश में जो जुमले छोड़े थे, काला धन 15 लाख, या फिर अभी जो चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती 2023 में विधानसभा, उसमें उन्होंने कहा था गेहूं के दाम हम 2700 देंगे, धान के दाम 3100 देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे, 3000 बहनों को देंगे। ये मोदी गारंटियां है कहाँ और पूरी कब होगी और करेगा कौन? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो चुने हुए तो दिखते नहीं है, विधायकों से पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। पर्ची निकली थी उनके नाम की, कोई विधायकों से वोटिंग हुई या हाथ ऊंचे किए या नीचे किए, ऐसा तो हुआ नहीं। तो पर्ची के मुख्यमंत्री से आशा क्या करें? कैसे वादा पूरे करेंगे? वो कैसे जो गारंटी मोदी की वो पूरी करेंगे? वो जब से आए हैं उनने 3 C से प्यार कर लिया है। 3 C। एक वो कर्ज बहुत लेते हैं, एक क्राइम उनके राज में अद्भुत हो गया है, और तीसरा करप्शन। बाप रे बाप, हर टोल पे। ऐसा कोई टोल नहीं है। अभी 3 दिन पहले मैंने भोपाल में बताया था, यहाँ भी आया होगा। तो अल्टीमेटली करप्शन का अगर पर्याय बनती जा रही है तो ये पर्ची के मुख्यमंत्री और इनकी सरकार बनते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में मीडिया के सवालों पर कहा कि हर धर्म का अपना अपना कानून होता है, तो सरकार इसे सदन में ना पारित करके राज्यों में क्यों लागू करती है? इसका मतलब है चुनाव के पहले ध्रुवीकरण करके समाज में तनाव पैदा करना। इस सरकार के पास ध्रुवीकरण के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। शरीयत आइन अभी तक तो है हमारे जिंदा। हर धर्म के अपना अपना कानून होते हैं, तो क्यों सरकार सदन में नहीं पारित करते? अलग अलग राज्यों में क्यों पारित करते हैं? इसका मतलब और कुछ नहीं, चुनाव के पहले ध्रुवीकरण करो, ध्रुवीकरण करके समाज में तनाव पैदा करो और इसके फायदा उठाओ। बस यही, ध्रुवीकरण के अलावा ये सरकार के पास और कोई चारा नहीं बचे हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी 8वें समन पर आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि कोर्ट ने 16 मार्च की तारीख दी। उसके पहले बार बार सम्मन भेजना इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को अब कोर्ट का भी इंतजार नहीं हो रहा। देखिए, ये समझ के परे है कि आखिर ईडी कोर्ट के अंदर जब अपने पक्ष को लेकर के गई है और कोर्ट ने 16 मार्च की सुनवाई के लिए तारीख दी है, उसके पहले बार बार ये सम्मन भेजना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी को अब कोर्ट का भी इंतजार नहीं हो रहा है। उज्जैन वाल्मीकि धाम के संत बाल योगों में संत महाराज को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के बाद रामादल अखाड़े के संत महंत ओम महामंडलेश्वरों ने उनके आश्रम पहुंचकर साल श्रीफल से स्वागत सम्मान किया। महंत राजेंद्र दास ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन के लिए बड़ी गौरव की बात है कि बाल योगी संत को सरकार ने दिल्ली में बिठाया। उनका राज्यसभा
सदस्य के रूप में कार्यकाल अच्छा रहे, इसलिए उनको शुभकामनाएं दी। साथ ही शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर उनके साथ खास बातचीत भी की गई। वहीं संत बाल योगी महाराज ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि साधु संतों ने उनका स्वागत सम्मान किया। उन्होंने अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने की बात भी कही है। उससे भी ज़्यादा संतों के पदार्पण से जो ये धरा पवित्र है, उस पवित्रता में आज का ये पावन अवसर कि सब संत मिल कर के और श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम आए और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं सभी संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज जो है रामादल अखाड़ा परिषद के सभी संत महंत मंडलेश्वर की इच्छा हुई कि हमारे उज्जैन से राज्यसभा सदस्य के लिए बाल योगी उमेश नाथ जी को मनोनीत किया गया है। तो सभी की इच्छा थी कि हमारे साधु समाज से एक संत जो है दिल्ली के अंदर जा रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाए। तो सभी संत आके उनको साल श्रीफल हार के माध्यम से स्वागत किया और सभी संतों का आशीर्वाद समझो या उनकी इच्छा समझो, सभी की इच्छा है कि उनका कार्यकाल वहाँ पर अच्छा रहे और साधु संतों और उज्जैन के लिए जो भी उनकी कर सके उतना प्रयास करके शिप्रा को शुद्ध कराएं, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। फिर आगे जैसा भी होगा। उज्जैन और आसपास के इलाकों में 2 दिनों से बादलों की लुका छुपी लगातार के बीच आज अचानक बारिश हो गई। एकदम शुरू ही बारिश से लोग इधर उधर भागने लगे। दोपहर से हो रही उमस के बाद शहर के कुछ इलाकों में ही बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने बताया कि शहर के हरी फाटक चौराहे, बेगम बाग, नीलगंगा क्षेत्र, माधवनगर रेलवे स्टेशन, फ्रीगंज, देवास रोड और ऋषि नगर में हल्की बारिश हुई। इधर शहर का मौसम भी गर्म होने लगा। बीती रात न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री रहा। फिलहाल हल्की बारिश से मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला।